कि पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं सीधे से नरेशन के बारे में, नरेशन बताया जा चुका है। तो आज हम आपको बताते हैं वॉइस के बारे में चर्चा करते हैं। वॉइस हमारी क्या होती है, वॉइस कितने प्रकार की होती है। तो देखिए वॉइस जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस यानी कर्तवाच्य, पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस को कर्तवाच्य कहते हैं हिंदी में, पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहते हैं। अब देखते हैं एक्टिव वॉइस हमारी होती क्या है। एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है तथा पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। या तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है तथा पैसिव वॉइस में क्रिया की प्रधानता होती है। अब देखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाया कैसे जाता है। एक्टिव वॉइस में जो होता है टोटल हमारे पूरा जितने भी 12 टेंस होते हैं वो सब एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आते हैं। पूरे 12 टेंस एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आते हैं। और पैसिव जो होती है हमारी, यानी ये पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसों की बनती है, केवल 8 की ही पैसिव बनती है, 4 टेंसों की पैसिव नहीं बनती। 4 टेंस छूट जाते हैं। वो कौन कौन 4 से टेंस हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती। एक तो तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और चौथा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन 4 टेंसों की पैसिव नहीं बनती है, बाकी 8 टेंसों की बनती है। फिर से एक बार देख लीजिए कौन कौन टेंस हैं जिनकी नहीं बनती। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन 4 टेंसों की पैसिव नहीं बनती है। पैसिव बनाने का बहुत ही सरल तरीका होता है, सीधे से सबका बिल्कुल सेम तरीका होता है। केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब बस हमारी बदलती रहती है। हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या करते हैं हम, केवल हमें ये देखना चाहिए कि जो भी वाक्य हमारा लिखा है वो एक्टिव में लिखा है या फिर पैसिव में लिखा है। अगर एक्टिव में लिखा है तो उसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। ये देखेंगे कि किस टेंस में लिखा है। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसके आगे वाला टेंस जो होगा उसी की हेल्पिंग वर्ब पिछले वाले टेंस की पैसिव सहायक क्रिया हो जाती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई टेंस लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव की हो जाएगी। इसी तरह कह दिया जाए जैसे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट की अगर हेल्पिंग वर्ब पूछी जाए पैसिव की तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो होगी यानी वाज या वेयर। इस हिसाब से पैसिव की हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं। ये रूल केवल कॉन्टिन्यूअस में लागू नहीं होता, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बनती ही नहीं है। इनमें क्या होता है कि वही हेल्पिंग वर्ब रहती है प्लस साथ में बीइंग जुड़ जाता है। यानी जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज एम आर प्लस बीइंग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज वेयर प्लस बीइंग हो जाता है। बाकी सभी पैसिव का स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल सेम होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, नया जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बिल्कुल कंपलसरी है, चाहे जिसमें कहो सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। प्लस बाई का प्रयोग करेंगे, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ध्यान ये हमें रखना पड़ेगा कि अगर सब्जेक्ट की जगह पर कोई प्रोनाउन यूज किया गया है तो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे यानी बाई के बाद जब उस प्रोनाउन को रखेंगे तो उसका हम ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक रखेंगे। जैसा कि नरेशन में हम एक तालिका बनाए थे, फिर से देख लेते हैं। जैसे क्या था, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। यानी ये होता था कर्ता कारक, संबंध कारक और ये कर्म कारक। देखिए जैसे इसमें है कर्ता कारक में सीधे से आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये क्या है हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं। यू, योर, यू, ये सेकंड पर्सन में आएगा। ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, दियर,
देम, ये थर्ड पर्सन में आएंगे। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमें बनाना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि पैसिव हमारी उसी की बनेगी जो हमारा सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा, यानी ट्रांजिटिव वर्ब का जो वाक्य होगा उसी की पैसिव बनेगी, जो इनट्रांजिटिव वर्ब का वाक्य होगा उसकी पैसिव नहीं बनेगी। अब कैसे जान पाएंगे कि ये वाक्य हमारा सकर्मक क्रिया का है या फिर अकर्मक क्रिया का है? सकर्मक क्रिया यानी जिसके साथ कर्म लगा हो, अकर्मक क्रिया इनट्रांजिटिव वर्ब जिसके साथ कर्म ना लगा हो। उसमें हम देखने के लिए, उसको पहचानने के लिए सीधे से करते हैं, वर्ब में हम क्या या किसे का प्रश्न कर देते हैं। क्या या किसे का प्रश्न करने से अगर कोई आंसर मिल रहा है तो समझ लेंगे कि उस वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट है, अन्यथा की स्थिति में फिर नहीं है। तो जैसे देखिए आगे हम चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लेके चलते हैं शुरुआत से। प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम या तो ये रखें या तो सीधे से ये भी कर सकते हैं कि इज, एम, आर, इन तीन में से किसी एक को लगाना है। जैसे अब हम देखते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कह दिया जाए ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, वो एक पत्र लिखता है। अब इसे में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। वो क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो इसके पहले ही बताए हैं कि क्या या किसे का प्रश्न कर देंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। चूँकि स्ट्रक्चर कहता है हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, सबसे लास्ट में हमारा मिल रहा है ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। तो ए लेटर को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे शुरू में रख देंगे ए लेटर। अब नया जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हमें इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। तो नया सब्जेक्ट बना हमारा ए लेटर, ए पहले से लगा है अर्थात एक पत्र, तो एक पत्र सिंगुलर नंबर है तो सीधे से लगाएंगे इज, ए लेटर इज। अब इसके बाद स्ट्रक्चर कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? राइट्स। तो राइट्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटेन। तो ए लेटर इज रिटेन। फिर इसके बाद बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो बाई। अब ही है, हमने बताया है कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे। तो ही हमारा कहाँ? ये है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस यानी हो जाएगा रिटन बाई हिम। वही नहीं कर देंगे कि जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते समय लास्ट से उठा के शुरू में कर देते थे, तो इसे शुरू से उठा के लास्ट में कर देंगे। उसका ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे अगर कोई प्रीपोजिशन प्रोनाउन आया है तो। अगर प्रोनाउन नहीं है तो फिर अपना वही रहेगा। आगे जैसे देखते हैं, ये जैसे लिखा है सी ईट्स मैंगोज। सी वो ईट्स खाती है, मैंगोज आम, वो आम खाती है। अब इसे जब हम चेंज करेंगे तो इसे जब बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगोज। तो मैंगोज को हम सब्जेक्ट बनाएंगे अर्थात सबसे शुरू में ले आएंगे। तो ये बना दिया हमने मैंगोज। अब इसमें यस लगा है अर्थात ये हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विजय आर में से क्या लगाएंगे? आर। तो मैंगोज आर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? ईट। तो ईट की थर्ड फॉर्म रखेंगे ईटेन। मैंगोज आर ईटेन। बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बाई। अब सब्जेक्ट क्या है? सी। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे सी। सी का कौन सा कारक रखेंगे? कर्म कारक, यानी ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हर। तो ये हो गया हर। अब इसके बाद देखते हैं एक अलग टाइप का जो जैसे होता है, जैसे कह दिया जाए ही टीचेज मी इंग्लिश। ही टीचेज मी इंग्लिश। ही वो टीचेज पढ़ाता है, मी मुझे इंग्लिश अंग्रेजी, वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। अब अभी ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए हमने बताया कि क्या या किसे का प्रश्न करेंगे। वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, तो इसमें हम करेंगे वह मुझे क्या पढ़ाता है? तो अंग्रेजी। और वो अंग्रेजी किसे पढ़ाता है? मुझे। दोनों का प्रश्न करने से आंसर मिल रहा है अर्थात इसमें डबल ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट वैसे भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सजीव कर्म और निर्जीव कर्म। तो मी जो है ये हमारा सजीव कर्म है और इंग्लिश निर्जीव कर्म। तरीका क्या होता है, चाहे ट्रांसलेशन में हो चाहे इसमें हो, तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम सजीव कर्म को रखते हैं, लेकिन अगर भूलवश कहीं हम निर्जीव कर्म को रख जाते हैं पहले तो भी वाक्य हमारा गलत नहीं होता। फिर सजीव कर्म रखने के पहले हम टू या फार का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ये वाक्य है हमारा ही टीचेज मी इंग्लिश।
पहले तो हम अपने रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी मी है हमारा सजीव कर्म, तो इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अब ये भी ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो फिर जब सब्जेक्ट बनाएंगे हम उस प्रोनाउन को तो उसका सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस रखेंगे। तो मी है तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या है, ये यहाँ जैसे मी मिल रहा है, मी का नॉमिनेटिव केस क्या है, आई। तो जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो सीधे से हो जाएगा आई, ये हो गया आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आई एम, आई एम। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टाट। देखिए डबल ऑब्जेक्ट वाले में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट तो हमारा शुरू में आ जाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो होता है उसका स्थान जो रहेगा वो बिल्कुल निश्चित है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ही रखा जाएगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो आई एम टॉट इंग्लिश। इसके बाद बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, बाई ही का कर्म कारक हिम। या तो ऐसे किया जा सकता है या तो इसका दूसरा भी बन सकता है कि मान लो पहले हम निर्जीव कर्म रख जाएं, तो जैसे इंग्लिश से बनाते हैं तो इंग्लिश से बनाया जा सकता है इंग्लिश। अब इंग्लिश हमारा सिंगुलर बनेगा, इंग्लिश इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म टाट। अब पहले हमने निर्जीव कर्म रखा तो फिर सजीव कर्म रखने के पहले अब क्या रखेंगे, टू लगाना पड़ेगा, टाट टू मी बाई क्या है, ही है हिम। डबल ऑब्जेक्ट आएंगे तो फिर ऐसे होगा। आज आप लोगों को साधारण का बताते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज देते हैं, इसका प्रयास करिएगा, फिर आगे बताते हैं।